बाजार वॉलेटाइल है और ट्रिगर्स बहुत सारे हैं। ग्लोबली अगर देखें तो यूएस ईरान वॉर नहीं थम रही, इसलिए क्रूड $105 से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा और कभी कभी नीचे आ भी जाता है तो भी $100 प्रति बैरल तो क्रूड ट्रेड कर ही रहा है। यानी कि दबाव बहुत ज्यादा है इस समय कच्चे तेल का ग्लोबल मार्केट्स पर भी और इंडियन मार्केट पर भी। उसके अलावा यूएस मार्केट्स में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, एशियन मार्केट्स प्रेशर में नजर आ रही है। अगर घरेलू ट्रिगर्स की बात करें तो इन्फ्लेशन इस समय हाई पर पहुंच चुका है। हम बता दें आपको कि WPI का डेटा आ चुका है और अप्रैल 2026 में WPI जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स 8.30% पर पहुंचा हुआ है। अब पेट्रोल, डीजल, LPG जब ये सब कुछ महंगा होने लगेगा तो होलसेल प्राइस इंडेक्स तो ऊपर जाएगा ही, यानी महंगाई का दबाव है। बाजार काफी डरा हुआ भी दिखाई दे रहा है, वॉलेटाइल भी दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं पर कॉशियस रुख अपनाते निवेशक भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब ऐसे में करना क्या चाहिए? क्या अभी बाजार को सिर्फ देखें, निवेश करें या फिर थोड़ा सा कॉशियस रुख अपनाएं? हम पोर्टफोलियोज के साथ क्या करें? इन सवालों के जवाब आज हमारे साथ यहाँ पर सौदा करा के इस एपिसोड में मौजूद है अश्विनी शमी जी, ओमनी साइंस कैपिटल से। सर वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सो मच, या हैप्पी टू बी हियर। सर सबसे पहला सवाल तो मार्केट के ही रिएक्शन को लेकर के, क्योंकि बाजार काफी वॉलेटाइल है। हमने इस पूरे वीक देखा है कि बाजार में किस तरीके से तेज गिरावट देखने को मिली और उसके बाद रिकवरी भी आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कई सेक्टर्स प्रेशर में हैं। ये सारे ट्रिगर्स जो इस समय बाजार पर दबाव बना रहे हैं, इसको लेकर के रिएक्शन क्या है इस समय मार्केट का? जी, मार्केट इज नोन फॉर इट्स रिएक्शंस। मार्केट का काम है उस पर रिएक्ट करना, जो भी न्यूज़ फ्लो आता है। एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वी आर वेरी वेरी क्लियर कि हमको मार्केट पे रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। मार्केट में रिस्क परसेप्शन बोलिए या फिर एपेटाइट बोलिए, वो चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली। हमने इस वीक में ही देख लिया कि भाई दो ट्रेडिंग सेशन से जब 1% से ज़्यादा मार्केट टूटा, आज हमने रिकवरी भी देखी सिग्निफिकेंट, राइट। एंड एज यू सेड कि वो सेक्टर अक्रॉस सेक्टर्स द रिएक्शन इज आल्सो डिफरेंट, राइट। बट ये एक बहुत ही नैरो टाइम फ्रेम मैं कहूँगा, यू नो, टू लुक एट व्हेन यू लुक एट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर हम बोले तो हम 3 to 5 ईयर के होराइजन से बात करते हैं और उस हिसाब से ये सब जो वोलेटाइल इवेंट्स हैं, दे आर ऑब्वियसली गुड एंट्री पॉइंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डिसमिस कर देना है जो मैक्रो पिक्चर इमर्ज हो रही है या फिर जो ग्लोबल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो सारे फैक्टर्स को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन उन सबको अकाउंट करके व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन दैट कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका फंडामेंटल आउटलुक चेंज नहीं हुआ है, कौन से सेक्टर्स हैं जो रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, और वहां पे आपको इस वक्त में आपको पोजीशन बनानी है और 3 और 5 ईयर का होराइजन से आपको होल्ड करना है। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी हैव एनफ पॉकेट्स ऑफ मिसप्राइसिंग इन द करंट मार्केट अक्रॉस कैपिटलाइजेशन। वो चाहे आप स्मॉल कैप की भी बात करें या लार्ज कैप की बात करें, वहां पर सब जगह हमें पॉकेट्स ऑफ मिसप्राइसिंग दिख रही है और उस हिसाब से वी आर नॉट वरीड, रादर आई वुड से दैट मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी है इस वक्त। यानी कि अगर मार्केट में उतार चढ़ाव हो भी रहा है तो उसके लिए अभी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो सर लॉन्ग टर्म के लिए फिर आउटलुक क्या है? क्योंकि कई रिपोर्ट्स हमें ये कह रही हैं कि बाजार के लिए आगे आने वाला समय काफी मुश्किल है। कुछ रिपोर्ट्स में हमने ये भी पढ़ा कि सेंसेक्स जो है वो आने वाले 2 साल में 3 लाख भी लेवल क्रॉस कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बुल, बेयर और बेस केस तीनों में मार्केट जो है इस समय थोड़ा प्रेशर में है। लॉन्ग टर्म आउटलुक को किस तरीके से देखें? करेक्ट। अगेन सी, लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं तो वो भी थोड़ा सा कुछ मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ जाता है। भाई आप किसी ट्रेडर से पूछ रहे हैं या फिर किसी यू नो सबका लिए, किसी के लिए 3 इयर्स लॉन्ग टर्म है, किसी के लिए 10 इयर्स लॉन्ग टर्म है, किसी के लिए मे बी 1 ईयर से ज्यादा लॉन्ग टर्म हो सकता है। बट मैं यहाँ पे रियल लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ कि भाई आप नेक्स्ट 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स की अगर बात करें, और द बेस्ट एग्जाम्पल इज टू लुक एट द पास्ट। मतलब आपको एक इन्फ्रेंस अगर लेना है, और यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा चाइना का, ओके, बिकॉज चाइना में काफी टाइम लोग एक्साइटेड रहते हैं कि भाई इट हैज ग्रोन फैंटास्टिकली इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी, अगर आप उसका साइज देखेंगे लास्ट 20-30 ईयर्स में। और उसके अलावा जब उनकी मार्केट
वॉलेटाइल रहती है, तो भी इंटरेस्ट जनरेट होता है इन्वेस्टर्स का कि आर वी मिसिंग आउट ऑन समथिंग, राइट? इज इट अ बेटर अपॉर्चुनिटी? एंड स्पेशली जब इंडिया अच्छा नहीं कर रहा, लास्ट 2 years में वी नो दैट मार्केट्स हैव नॉट डिलीवर्ड सिग्निफिकेंट रिटर्न्स। जी। तो एक एग्जांपल है कि भाई लॉन्ग टर्म फंडामेंटल व्यू अगर आप जो इकोनॉमी पे लेते हैं तो किस तरह से देख सकते हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट लास्ट 1991 से अगर आप नंबर्स देखेंगे दोनों इंडिया और चाइना मार्केट का, भाई 91 में चाइना का जो जीडीपी था वो करीब 393 और $400 बिलियन के आसपास था। आज वो $21 ट्रिलियन हो गया है, तो 50 गुना करीब करीब बढ़ गया है, उसमें इतना ग्रोथ आया है। लेकिन अगर आप मार्केट रिटर्न देखेंगे चाइना का, एमएससीआई चाइना इंडेक्स आप चेक कर लीजिए, और एब्सोल्युटली देयर इज नो रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स, राइट? 35 साल में आपकी इकोनॉमी ग्रो की, लेकिन शेयर होल्डर्स को कोई फायदा नहीं हुआ है प्रैक्टिकली। सेम चीज इंडिया में अगर आप देखेंगे, 270 बिलियन के आसपास थे हम, आज 4 ट्रिलियन पे हैं। ओके, 13-14 टाइम्स हमारा ग्रोथ आया है, और सिमिलर ग्रोथ आपको दिखेगा अगर आप डॉलर टर्म्स की बात कर रहा हूं। अगर आप सेंसेक्स देखेंगे भाई 1000 के आसपास था, आज 75,000 है, बट रूपी डेप्रिसिएशन आप फैक्टर इन करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ 8% की रही है। मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं डॉलर टर्म में, दे हैव गॉटन अराउंड 9%, राइट? तो जो इकोनॉमी की ग्रोथ थी वो ट्रांसलेट हुई शेयर होल्डर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास। रूपी टर्म्स में वी गॉट 13-14% रिटर्न इन लास्ट 30-35 ईयर्स, राइट? तो आगे का आउटलुक वही है। आगे का आउटलुक आप फंडामेंटल, एंड वी कैन आर्ग्यू दैट देयर वर मेनी थिंग्स व्हिच वर नॉट इन प्लेस। देयर वाज नॉट एनफ कैपेक्स दैट वाज हैपनिंग, there were supply chain bottlenecks, there were infrastructure bottlenecks and so forth, which we will see that in the last 10 years we have a lot of work that has been done on that front, right? आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ा है ओवर द पीरियड। सो put together the macro picture in shape, I'm saying that even if we grow at 8% or 10% dollar terms, rupee terms में slightly थोड़ी higher growth story रहेगी। तो जब आप एक 10 year का होराइजन लेते हैं और आप सेंसेक्स को एस्टिमेट करते हैं उस नंबर पे, 2 लाख और 3 लाख का नंबर आप नेचुरली आपके लिए एक रीजनेबल नंबर लगेगा। ओके, विच इज व्हाट 2006-07 के क्राइसिस में भाई 8,000 9,000 के वो था, या फिर आप इवन रिसेंट कोविड का टाइम देख लीजिए, 27,000 के आसपास हमारा सेंसेक्स था, और उस वक्त हम बोलते कि ये 3 गुना हो जाएगा, 75,000 80,000 85,000 तक टच करेगा। तो वी वुड नॉट बी बिलीविंग दिस, बट वेरी वेरी पॉसिबल दैट नेक्स्ट 10 years 2035 की बात करूं तो भाई कैन वी बियॉन्ड 2 लाख और 3 लाख सेंसेक्स लेवल, दैट इज फंडामेंटली पॉसिबल। उसमें दिस इज सिंपल मैथ्स, देयर इज नो ऑप्टिमिज्म अबाउट एनीथिंग। यस, 35 years का डेटा है बैक करने के लिए दैट इकोनॉमिक ग्रोथ डज ट्रांसलेट इनटू इन्वेस्टर्स रिटर्न, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए मच रेगुलेटेड, much more better corporate governance economy, and the whole regulatory frameworks are much stronger, at least in this country. सर, लेकिन बात तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन की ये भी आती है ना कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे मार्केट को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं होती। ट्रू ट्रू, हाँ, इसीलिए तो फ्यूचर में हम अपना बेस वही बिल्ड कर रहे हैं कि भाई अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ, अब मैं बोलूं अगर कि 7%, चलो एक ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ है, 8-ish हो सकता है हमारे हिसाब से, बट अगर हम 6% भी मैं आपको अगर जीडीपी ग्रोथ बोलूं इंडिया की, नो वन इज गोइंग टू आर्ग्यू ऑन दैट, राइट? ग्लोबल बैंक्स है या फिर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या इंडियन गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स हैं, दे आर ऑल इन दैट 6 to 7% range, right? Let's say that we continue to deliver that kind of a growth. उसके ऊपर हम 3 to 4% का इन्फ्लेशन पकड़ लेते हैं, right? तो जो एक 10% की ग्रोथ है जीडीपी की, और उसके ऊपर अगर if the listed companies can do slightly better growth, then that is the base case scenario. So it's a very fundamental ground of evaluation of where the growth is going to come from. It's not no magic. और उसके ऊपर जो दूसरा एलिमेंट जो रिटर्न्स को ड्राइव करता है, that is the valuation, right? So आपका ग्रोथ आप 10% प्लस के मान के चल रहे हैं, वैल्यूएशंस आर इन फेवरेबल टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ आप 2021 22 पी के लेवल पे, जहां तक एटलीस्ट लार्ज कैप की बात करूं, उस लेवल पे हैं आप, और आपको एक इफेक्टिवली 5% की अर्निंग सील्ड मिल रही है, एंड देयर इज अ स्लाइट री-रेटिंग पोटेंशियल। लेट्स से लॉन्ग टर्म में आई थिंक even 25 could be a fair multiple, given the
slightly higher which we anticipate, but let's जी say कि 22 भी एक fair multiple है, then also you are getting a base yield of 2 to 3% and then a 10% growth. So वो 12-13% का रिटर्न कहाँ से आने वाला है नेक्स्ट 10 years में? It's not based on what we have seen in the past, but from building the case ground up, वहां से भी हमें वो कंफर्ट मिल रहा है कि भाई फ्यूचर रिटर्न आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। सर जब मार्केट बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दे रहा था 2024 वाला जो फेज था हमारे पास, तब मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में निवेशकों ने जमकर निवेश किया और रिटर्न्स भी बहुत बेहतर बने थे। लेकिन जब से मार्केट वॉलेटाइल हुआ है, जब से मार्केट पर प्रेशर बढ़ा है, तब से स्मॉल कैप और मिड कैप और साथ साथ लार्ज कैप्स पर भी प्रेशर बिल्डअप हुआ है। खासतौर से मिडिल ईस्ट टेंशन में जो सबसे ज्यादा हिट किया वो लार्ज कैप्स को हिट किया। क्या स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के ऊपर ही भरोसा रखें और लार्ज कैप से फिलहाल थोड़ी दूरी बना करके चलें, या अभी भी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स वॉलेटाइल है? क्या वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं तीनों कैप्स के? करेक्ट। से रिलेटिव वैल्यूएशन और ग्रोथ आउटलुक के हिसाब से लार्ज कैप थोड़ा सा हमें फेवरेबल है, दो देयर आर पॉकेट्स ऑफ ओवर वैल्यूएशंस देयर आल्सो। मिड कैप और स्मॉल कैप की जो बात करें, वहां पे जो हायर वोलेटिलिटी रही है दैट वाज नियरली एंटिसिपेटेड। ट्रिगर कुछ भी हो सकता था, ट्रिगर वाज लेट्स से मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस और एनी अदर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बिफोर दैट, बट बिकॉज दे वर इन ओवर वैल्यू टेरिटरी, वो एंटिसिपेटेड था दैट देयर विल बी करेक्शन, और मोस्ट ऑफ द करेक्शन हैज बीन इन द फॉर्म ऑफ अ टाइम करेक्शन कि कुछ रिटर्न नहीं आया बस, हालांकि मार्केट उतना फॉल भी नहीं किया। तो दिस इज अ हेल्दी काइंड ऑफ करेक्शन दैट हैज हैपेंड ओवर 2 years. नाउ द इंडाइसेस हैव कम इन अ वेरी वेरी रीजनेबल रेंज। मैं अभी भी उनको चीप नहीं बोलूंगा, लेकिन फेयर वैल्यूएशन के क्लोजर आ गए हैं चीजें, राइट? तो आपको अब अपॉर्चुनिटीज हैं, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि इंडेक्स लेवल पे अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग या पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज अभी भी उतनी स्वीट नहीं है, ओके? बिकॉज पॉकेट्स ऑफ ओवर वैल्यूएशन, जैसे मैंने बोला, वो काफी स्ट्रांग है अभी भी तीनों सेगमेंट में। लेकिन बिकॉज स्मॉल कैप बाय द नेचर इट्स अ वेरी लार्ज यूनिवर्स टू पिक स्टॉक्स फ्रॉम, और जैसे मार्केट्स इवॉल्व हुए हैं और ग्रो हुए हैं, तो आज की डेट में अगर आप निफ्टी 100 या फिर जो लार्ज कैप जिसको हमने डिफाइन किया है, या फिर मिड कैप नेक्स्ट 50 को हमने डिफाइन किया है, ये हमारे हिसाब से नैरो डेफिनेशंस रह गई है, गिवन दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट मेनी इयर्स। तो हमने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें हमने रिक्लासिफिकेशन किया है एक तरह से मार्केट का, और वो 250 स्टॉक्स के 6 पूल बनाए हैं उसमें। और लार्ज कैप हमारे हिसाब से जैसे टॉप 250 कंपनीज टिपिकली यू कैन कंसीडर देम लार्ज कैप, उसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज में एफएनओ स्टॉक्स है, ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा रहती है, साइज वाइज भी अगर आप देखेंगे तो वो व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्केट इट जस्टिफाइज, ग्लोबल जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से भी दैट एक्चुअली शुड बी लार्ज कैप, नेक्स्ट 250 मिड कैप है, एंड सो ऑन। एंड देन वी डिफाइंड जो ट्रेडिशनल स्मॉल कैप डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर आप और आगे जाते हैं तो 1500 स्टॉक तक है जो हमारे हिसाब से इन्वेस्टेबल है। नियरली 1000 करोड़ के मार्केट कैप तक ये डेफिनेशन चली जाती है, जिसमें नेक्स्ट माइक्रो, नैनो एंड पीको, वो भी आप सेगमेंट्स एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं। नाउ द ब्यूटी इज दैट ऑन इन दीज द नेक्स्ट जो स्मॉल कैप को अगर मैं फर्दर बाइफिकेट कर रहा हूं, इन सेगमेंट्स में वी आर टॉकिंग अबाउट 10,000 करोड़ और मे बी 2,000 3,000 करोड़ टू 10-25,000 करोड़ के रेंज में बात करें, ऑल रीजनेबली लार्ज कंपनी, देयर द ग्रोथ इज वेरी गुड, डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट 2 years में, एनीवेयर बिटवीन लेट्स से इंडेक्स लेवल पे 11 to 14% की रेंज है, और वैल्यूएशंस काफी चीप है, राइट? तो अप्रैल में आपने देखा था कि लार्ज मिड स्मॉल में काफी वेरिएशन रहा, स्मॉल लार्ज कैप में कम रिटर्न आया, मिड कैप में से थोड़ा ज्यादा, और हमारी रिपोर्ट ने एक्चुअली वही हाईलाइट किया कि भाई पीको और नैनो सेगमेंट जो है, जो नॉर्मली जहां पे कोई इंडेक्स लेवल कैप्चर नहीं करता है, वहां तो 20-25% का रिटर्न आया है, राइट, एक महीने में। तो दैट अनलॉकिंग हैज स्टार्टेड, दो देयर आर पॉकेट्स ऑफ मिसप्राइसिंग एंड ओवरवैल्यूएशन। तो एक बॉटम अप अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को समझें ठीक से। प्योर इंडेक्स इन्वेस्टिंग में अभी भी हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करना जरूरी है, बिकॉज कोई भी इंडेक्स लेवल अपने रीजनेबल वैल्यूएशन से बहुत ऑफ नहीं है। तो वो चीज नहीं है, बट अपॉर्चुनिटीज, जस्ट टू समराइज, अपॉर्चुनिटीज आर इन लार्ज कैप एज वेल एज मिड एंड स्मॉल कैप। स्मॉल कैप बाय द नेचर, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट नियरली 1000 कंपनीज, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, और लार्ज कैप में भी आज अपॉर्चुनिटीज हैं।
ओके सर, हमारे शो में एक स्टॉक्स नीति करके हमारा एक सेगमेंट है, बट क्योंकि आप स्टॉक्स पर स्पेसिफिक बात हम नहीं कर रहे हैं शॉर्ट टर्म्स के, उसमें हम सेक्टर्स पर बात करेंगे बेसिकली, और हम समझने की कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में कि कौन से सेक्टर्स हमें बेहतर रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ओवरऑल कुछ सेक्टर्स हैं अभी रडार पर रखने के लिए, क्योंकि हमने इस वीक जो मार्केट देखा है उसमें वो सभी सेक्टर प्रेशर में आए जो पिछले जब मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा था तो उसे सपोर्ट कर रहे थे। बैंक्स प्रेशर में है, आईटी तो मुझे लग रहा है पिछले बहुत समय से प्रेशर में है और वो निकल नहीं पा रहा है। गोल्ड स्टॉक्स प्रेशर में आ गए क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई और पीएम की एक अपील आ गई, तो गोल्ड की जो कंपनीज हैं, ज्वेलर्स जो हैं, उनके स्टॉक्स प्रेशर में आए। उसके अलावा जो प्रेशर में था वो रियलिटी सेक्टर भी रहा है, जबकि रियलिटी एक ऐसा सेक्टर था कि हम कंपीट कर रहे थे कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, लेकिन उसके बाद भी रियलिटी प्रेशर में रहा। तो कोई सेक्टर है जहां पर देखा जा सकता है? एग्जैक्टली सी, जहां पे प्रेशर देखा गया लास्ट वीक में, एंड स्पेशली जहां पे गोल्ड ना खरीदने की बात हुई, रियल एस्टेट, बिकॉज वे वर्क फ्रॉम होम को आप प्रमोट कीजिए तो रियल एस्टेट डिमांड ओवरऑल कैन गो डाउन, वेरियस फैक्टर्स रहे होंगे। बट सी, दिस इज ऑलवेज ट्रू वेन एवर देयर आर कंपनीज विच आर फुल्ली प्राइस और ओवर वैल्यूड, राइट। आप अगर इंडेक्स लेवल पे देखेंगे, जहां एविएशन के स्टॉक्स है या फिर सम गोल्ड कंपनीज जो ज्वेलरी में डील करती हैं, भाई 70-80 का पी है, फुल्ली प्राइस्ड स्टॉक है। और इस एजम्पशन के साथ है कि भाई जो हाई ग्रोथ एस्टिमेट है उसमें कोई भी आगे पीछे आप उसमें मार्जिन नहीं है। अब जब कोई भी एक एक्सटर्नल फैक्टर आता है और वो कहीं से भी आ सकता है, दैट इज द रिस्क दैट व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ overvalued stock, that what is the trigger, nobody knows the trigger, and who had expected कि भाई PM is going to come and talk about something which is going to impact the one of the best companies, right? It is one of the the sector itself is, there are not many options, but ज्वेलरी और गोल्ड सेक्टर में अगर लिस्टेड पे बात करें तो एक दो कंपनीज है, गिनी चुनी कंपनीज है, और वो इस तरह से इंपैक्ट होने वाली है। तो दिस इज अ वेरी गुड रिमाइंडर दैट व्हाई यू शुड वरी अबाउट वो वैल्यूएशंस, राइट। तो जहां पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिखा वो दिखा जहां पे ओवरऑल जनरली हायर वैल्यूएशन या प्रीमियम वैल्यूएशन, अगर बोले आप ओवर वैल्यूएशन नहीं भी माना जाते तो प्रीमियम वैल्यूएशन है। अब from the same lens, if I look at the broader market, where do I find value, right? So financial services, जैसे मैंने बोला, especially large cap में opportunity financial services की वजह से है, because निफ्टी में आप देखेंगे तो 35-40%, 38% के आसपास financial services का सबसे बड़ा सेगमेंट है एक तरह से, right? 40% of market is now there are certain pockets, मतलब आप वहाँ पे जनरल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इंश्योरेंस फर्म्स हैं, या फिर लेट्स से कंज्यूमर फाइनेंस हैं, जो फेवरेट्स हैं वो फेयरली प्राइस्ड हैं या फिर ओवरऑल ओवर वैल्यू टेरिटरी में है। बट उसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट बैंक्स, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और सम इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसीज, all of them are very very attractive from a valuation and growth perspective। तो हमें वो एक पार्ट है जो काफी अच्छा लग रहा है, where we are significantly allocating। उसके अलावा if you see, power is one area which has again emerged in this crisis also. This has emerged as one of the favorite because it's a fundamental infrastructure capability that we need to invest in, where we have been investing to a certain extent. I think more investments are required. So that is the other area that we like, and business services, there are certain other niche areas, but these are the two predominantly very clear। हर आपको लार्ज मिड स्मॉल हर कैपिटलाइजेशन में आपको इसमें कंपनीज मिल जाएंगी, और दे आर क्वाइट इन्वेस्टमेंट वर्दी टुडे। ओके सर, आपने पावर का जिक्र किया है। इज रियली मार्केट ओपनिंग एन अपॉर्चुनिटी? जब क्रूड प्राइसेस तेज हैं तो पावर और एनर्जी सेक्टर में अभी खरीदारी का मौका बन रहा है? हाँ, तो सी, एनर्जी हमेशा से थोड़ा ट्रिकी है, बिकॉज टू मेनी मूविंग पार्ट्स हैं उसमें भी। भाई एक रिटेलर्स होता है, एक रिफाइनर्स होता है, जिसमें उनके मार्जिन्स और उनके डिफरेंटली लिंक्ड होते हैं क्रूड प्राइसेस के से। तो बट अगर आप
पावर पे जाते हैं स्पेसिफिकली, वेयर द नाउ द कॉल इज मोर एंड मोर मूविंग अवे फ्रॉम इवन फ्रॉम लेट्स से नेचुरल गैस एंड ट्राई एंड मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल स्टफ, वेयर आप चाहे वो ईवी की बात कीजिए या इवन हाउस होल्ड में एनर्जी कंजम्पशन मोर एंड मोर शुड बी ड्रिवन बाय पावर, दैट इज व्हाट द मैंडेट इज एमर्जिंग. तो और so the whole Middle East crisis. So see, crude prices was, and we being net huge importer of crude, that was always a worry, and we wanted to diversify that. But with the logistics, challenges in terms of moving the oil around the globe, वो और एक additional risk समझ में आ गया. तो there is a even heightened pressure or need to wean away from the traditional oil and gas and explore renewable sources of energy. और वहां पे पावर पूरा पूरा आपका फोकस में आ जाता है, चाहे आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कीजिए या थ्रू सोलर, थ्रू हाइड्रो, और ग्रिड की बात कीजिए. तो द होल इकोसिस्टम आई थिंक इज फेयरली प्राइस, इट इज अप फॉर हायर ग्रोथ, नॉट द इन टर्म द एब्सोल्यूट टर्म्स, बट जो एक 4 to 5% की ग्रोथ होती थी इस एरिया में, लेट्स से द प्रीवियस डिकेड्स, आप अब ये डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ मूव कर रहा है. तो विद दैट वैल्यूएशन दिस इज स्टिल अट्रैक्टिव स्पेस, एंड आई थिंक द मिडिल क्राइसिस और द ऑयल शॉक हैज जस्ट accelerated all these attempts to move towards renewable. ओके सर, डिफेंस सेक्टर काफी फोकस में रहा पिछले एक महीने में. अगर हम देखें तो बेहतर दिखाई दिया डिफेंस सेक्टर. धीमे चला है लेकिन चलता हुआ दिखाई दिया है. लेकिन इस वीक जो है वो गिरावट थी डिफेंस सेक्टर में. अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो लगभग 2 से 2.5% के आसपास गिरा है. हालांकि डिफेंस सेक्टर थोड़ा प्रॉमिसिंग नजर आया है. अगर हम ग्लोबल ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी देखें तो वो भी इंडिया में डिफेंस के ऊपर दांव लगाने की बात कर रही हैं. ट्रेन मिस तो नहीं हो गई है, अभी है खरीदारी का मौका, या फिर निवेशक फोमो फील कर सकते हैं? यस, सी ये एक बहुत ही लंबी जर्नी है, तो ट्रेन मिस नहीं हुई है, ट्रेन चल पड़ी है, और आपको अब अगले स्टॉप के लिए वेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से. तो वैल्यूएशंस आर एट अ फुलर लेवल. ओके, ग्रोथ आउटलुक का कोई इसमें वरी नहीं रहा है, एंड दैट इज हाउ द मार्केट हैज रीप्राइज्ड दिस होल सेगमेंट सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट 5 years. बट यहाँ पे 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. एक तो ये दैट यू हैव टू ऑलवेज वेट फॉर अ स्टेशन. अगर हम वही ट्रेन जर्नी की बात करें कि भाई आपको चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, आप पे बहुत रिस्की हो सकता है. तो भाई प्रीमियम वैल्यूएशन ऑलरेडी चल रहा है, और मैं ग्रोथ चेस करने के लिए मैं इस मतलब डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करूं, प्योर प्ले डिफेंस की तरफ भागूं, तो दैट इज समथिंग दैट इज नॉट एडवाइजेबल. वेट करना पड़ेगा एंट्री पॉइंट्स के लिए, वैल्यूएशंस करेक्ट होंगी कंपनी, और वो भी फंडामेंटल ड्रिवन होगा. सो ऐसा नहीं है कि क्योंकि ग्लोबली सी, एंड व्हाई यू सेड दैट मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस आर पॉजिटिव ऑन दिस सेक्टर, बिकॉज द growth outlook is actually absolutely perfect in terms of the heightened geopolitical crisis. Every country is increasing their defense budgets, and India में budget भी बढ़ रहा है, और indigenization का भी effort है clearly. तो both are helping the domestic players from that angle. So definitely growth का problem नहीं है, but once it goes into full valuation, then the companies will basically, because of their nature, sometimes the orders don't come at time, sometimes the execution gets delayed, and market will react to the price, right? And that is where you have to, when the negative news flow is there, when company is actually has delivered not so attractive growth, but you still believe in the growth story and you still believe in the order books and their execution capability, तो उस वक्त आप खरीदना पड़ेगा ये स्टॉक, राइट? तो नेगेटिव न्यूज के टाइम में आपको वो मिलेगा एंट्री पॉइंट, और तब हमको इसमें फोकस वे में जाके इसमें इन्वेस्ट करना है. फुल वैल्यूएशन पे करके आपको वो एक्साइटिंग या अट्रैक्टिव रिटर्न्स एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हो. वो हम बहुत ही स्पेकुलेटिव रहेंगे. एंड अगेन सी, हमारी हैबिट बन जाती है, या इन्वेस्टर्स की हैबिट बन जाती है कि लास्ट 1, 3, 5 रिटर्न्स देखे और उस हिसाब से हमने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. आपको बिल्कुल पैरामीटर और फ्रेमवर्क यहाँ पे चेंज करना अपना पड़ेगा. आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब 3 years, 5 years बैक दीज कंपनीज वर ट्रेडिंग एट सिंगल डिजिट पी प्रैक्टिकली, राइट? और आज वो 40, 50, 60 के पी पे ट्रेड कर रही हैं, तो इसीलिए इतना अमेजिंग रिटर्न आया. अब यहां से वो अमेजिंग रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं. हाई ग्रोथ है तो वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है,
in the areas when the market is still mispricing that stock, right? So it's very very valuation driven. स्टोरीज पे नहीं जाते हुए आपको एक्चुअली फंडामेंटल पे फोकस करना पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे. ओके यानी कि हमें अगर डिफेंस में या किसी भी सेक्टर में कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना है तो प्लीज फंडामेंटल्स को देखें, कंपनीज को एनालाइज करें, वो बेहतर तरीका है. सर कहां पे दांव लगाना चाहिए ये तो पूछ लिया मैंने आपसे. कौन से सेक्टर से दूरी बना करके रखें क्योंकि निवेशक बुरी तरह फंस रहे हैं इस समय बाजार की चाल के बीच में. ट्रू ट्रू. सो सी एक सेक्टर नहीं है बट एक सेट ऑफ स्टॉक्स हैं जिनको एक न्यू एज बिजनेस बोला जाता है आज की डेट में. और वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगेन एज आई सेड बिकॉज दीज आर इवॉल्विंग, देयर डिसरप्टर्स. काफी सारे ओल्ड बिजनेस मॉडल्स को डिसरप्ट करके वो रीवैल्यूएट कर रहे हैं, नई मार्केट में अपनी प्लेस बना रहे हैं, इकोनॉमिक सेगमेंट्स को इवॉल्व कर रहे हैं. तो दैट वीज इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव स्पेस टू बी इन. लेकिन अगेन वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है. वहां पे एक एडिशनल प्रॉब्लम ये भी है कि भाई हम अज्यूम कर रहे हैं दैट देयर विल बी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन द लाइन, राइट? सो दैट इज फाइन. वी कैन स्टिल लिव विद दैट assumption, but even giving them the full the earning capability or the earning potential that they will achieve, let's say in 3 or 5 years, उसके बाद भी वैल्यूएशन बहुत प्रीमियम है. तो वो एक स्पेस है जहां पे अगेन जो मैंने डिफेंस के बारे में बोला कि आपको वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी. बहुत अट्रैक्टिव स्पेस है, बहुत एक्साइटमेंट है, मार्केट पार्टिसिपेंट को एक्साइटमेंट है, बट हमको उस पर रिएक्ट नहीं करना है. अपना कैलकुलेशंस करके, एस्टिमेट्स करके उस पर रिस्पॉन्ड करना है, or without in a very very pragmatic way. So that is one area broadly I see a lot of excitement there, especially new IPOs आते हैं तो ये सारी चीजें ज्यादा फोर पे आती हैं उसके अराउंड. इसके अलावा I would say traditionally FMCG is something which is growth is still struggling, without getting into why, but broadly जो ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में आप एक बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन आप पे कर रहे हैं फॉर द कंफर्ट ऑफ डिफेंसिव है, या फिर ग्रोथ आनी चाहिए बट आती नहीं, आई नहीं है काफी सालों से. 2 साल 3 साल से आपने देखा है कि भाई बहुत एस्टैब्लिश्ड फर्म्स हैव स्ट्रगल टू ग्रो देयर अर्निंग्स, which was evident. Then yes, IT has been negative in performance. IT के साथ fundamental near term में problem ज़्यादा है in terms of how the AI services are going to evolve, which is where the companies have not been able to give clear guidance. So though we are optimistic from the longer term horizon, but in the near term we think it's fully priced in terms of the low growth that the companies are guiding about in next 1 to 2 years. तो ये भी एक स्पेस ऐसा है जहाँ पे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा बिकॉज बिजनेस मॉडल्स अगेन इवॉल्व हो रहे हैं. मे बी हेडकाउंट reduction is what the companies will eventually do and then start growing from that spot. But you have to be cautious about IT also in the near term. ओके तो न्यू एज कंपनीज, एफएमसीजी और आईटी ये थोड़े से कॉशियस रहने वाले एरियाज हैं जहां पर. तो सर अब समझने की जरूरत ये है कि आखिर इन्वेस्टर्स करें क्या, मार्केट में अभी क्या करें. वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी जो हम सेक्टर वाइज आपसे सुन रहे हैं वो ही लेकर के चलें पूरे बाजार के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं तो फिर खरीदारी कैसे करनी है? एब्सोल्युटली. सी जहां पे अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, मेरे को मार्केट को टाइमिंग करने की वो नहीं करना है. और हाउ जो मैंने कहा कि भाई आपको रिएक्ट नहीं करना है कि भाई अभी आज ये वीक में मार्केट गिर गया और और गिरेगा तो मैं अभी टॉप अप कर लूं या मैं इन्वेस्ट कर लूं या निकल जाता हूं. See, this is a very long-term allocation that you have to think about. Tactical allocation is a concept, it is fine, but रियल टर्म में वो नहीं वर्क करता है. इसलिए आपको आपके पोजीशन बना के रखनी है मार्केट में, लेकिन यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड वैल्यूएशन वाइज वॉट एवर इज मोस्ट अट्रैक्टिव, राइट? दैट इज आवर फिलॉसफी. साइंटिफिक इन्वेस्टिंग जो हम फॉलो करते हैं उसके हिसाब से हमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इन ऑल मार्केट कंडीशंस, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया भाई फाइनेंशियल सर्विस है ब्रॉडली 30-40% ऑफ द मार्केट. अगर वो पार्ट अगर मिसप्राइस है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो जहाँ पे
लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स आर हैव अंडर पोजीशन, तो वो ओवरसोल्ड कंडीशन में है, राइट? तो गिवन ऑल काइंड्स ऑफ एस्टिमेशंस इन टर्म्स ऑफ कि भाई ठीक है, आपको कितना करेक्टिव स्टेप्स, नॉर्मलाइजेशन आपको अर्निंग्स की बुक की करनी पड़ेगी, आप वो सब करके देख लीजिए, और उसके हिसाब से भी आप वैल्यूएशन कंपेयर करेंगे, ग्रोथ कंपेयर करेंगे, देन यू विल सी दैट द वैल्यू इज देयर, राइट? सो इस हिसाब से देयर आर सिग्निफिकेंट पॉकेट्स, आपको इन्वेस्ट उनमें अभी करना पड़ेगा. यू कैनॉट वेट फॉर मोर क्लैरिटी टू एमर्ज. Right? There is enough clarity in terms of whatever the numbers that the company has been putting out. There is enough clarity. Based on that, you can make your probabilistic estimate of where you find the value. And basis that, you have to allocate for a 3 to 5 year horizon, right? Don't look at whenever you are saying that a particular stock की उसका past returns या किसी fund का भी आप past return के हिसाब से मत जाइए. उनको आज आप evaluate कीजिए, और क्या evaluation है? Again, you have to have estimate of growth for these companies. सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं उसके लिए, या फिर ओवरऑल मार्केट का आउटलुक है, भाई पावर सेक्टर है तो उसमें क्या ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, या ईवीज की बात हो रही है, या हायर कंजम्पशन लेवल की बात हो रही है. तो basis that you can make an assumption about the growth rate, and based on that you can look at the valuations, right? And then that will guide you that which are the areas that you have to go first, right? And then you have to make an allocation there. You cannot keep second guessing, because market will always remain volatile for the matter. ओके सर, एक आखिरी सवाल लेंगे. बाजार क्या क्वार्टर 1 अर्निंग्स से कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है, अभी कुछ देख रहा है? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट और एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि क्वार्टर 1 अर्निंग्स जो है वो प्रेशर में डाल सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो क्वार्टर 4 की अर्निंग्स आई उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रूड का या फिर मिडिल ईस्ट टेंशन का असर आया नहीं था, बट वो क्वार्टर 1 में नजर आएगा. True. So I totally agree with that. Yes, quarter on quarter आप अगर जाएंगे तो definitely अर्निंग्स ग्रोथ इम्पैक्टेड दिखेगी. इसलिए आपको, एंड इट डिपेंड्स, राइट, उसमें भी अनसर्टेनिटी है कि भाई वो क्रूड का जो इशू है या फिर सप्लाई का इशू है. प्राइस तो एक अपनी जगह है, बट एब्सोल्यूट सप्लाई इटसेल्फ इज आल्सो हैज बिकम अ पेन पॉइंट नाउ. तो गिवन दैट इनपुट कॉस्ट एस्केलेशंस हैं, कंजम्पशन वो है, उसके बाद आउटलुक भी चेंज हो गया है. गिवन दैट देयर आर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, भाई जो हमें एक्सपेक्टेशन था दैट from the Fed or from RBI that there will be interest rate view will be there will be positive side for that for the market, but वो भी अभी दूर लग रहा है हमको. तो नियर टर्म में रहेंगे कंसर्न्स अर्निंग्स में. अगेन जैसा आपने बोला, लास्ट क्वार्टर के जो ग्लोबल टेंशन है उसका इम्पैक्ट अभी डेफिनेटली दिखेगा आपको, स्पेसिफिक सेक्टर्स में ज्यादा दिखेगा, बट वहां पे आपको वही देखना है कि भाई अभी when we are investing or when we are looking at these companies, you have to at least make a 3-year or view, even for their fundamental performance, and then say that okay, do I have to react to this one quarter earnings miss, or do I have to focus on next 3 years earnings growth? So that's the key. ओके सर, टोटली जो आपसे बात करके समझ में आया वो ये कि बाजार को टाइम करने की कोशिश मत करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, बाजार पर भरोसा रखिए, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत है बाजार, और इस समय स्टॉक स्पेसिफिक फंडामेंटल्स को देखना बेहद जरूरी है. कॉशियस रहने की सलाह इस समय ट्रेंड भी दे रहा है. थैंक यू सो मच अश्विनी जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. काफी कुछ क्लैरिटी सेक्टर्स पर, काफी कुछ क्लैरिटी बाजार में इंडेक्स पर क्या कुछ करना चाहिए हमें मिली है. आपकी साइड से कोई डिस्क्लेमर है सर तो प्लीज दे दें. Yes, so any discussion is for education purpose. There is no recommendation, and also that in these sectors we will have positions in our own with our own money or with clients' money, because we manage various licenses, including portfolio management service and investment advisory and research analyst. Thank you so much Ashwini ji. Thank you. Thank you.